जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? जी, हम अपना चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं केएफ 9 का स्प्रिंग 21 अटेम्प्ट के लिए। तो ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले जो 3 लेक्चर्स हैं, एक हमने थोड़ा डिटेल लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी एंड उसके बाद हमने 2 छोटे-छोटे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं। इसमें हमने छोटे-छोटे पॉइंट जो चैप्टर 1 में हैं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जहाँ कि आपको समझ आ जाए कि वर्ड जो ऑडिट एंड एश्योरेंस है, ऑडिट की क्या मीनिंग है एंड एश्योरेंस की क्या मीनिंग है। आज के इस लेक्चर से हम प्रॉपर एक पहले डिस्कस करते हैं कि ऑडिट जो प्रोग्राम है, जो ऑडिट है, ये किस सीक्वेंस में क्या होता है, एक चल रहा होता है कि हम स्टेप 1 हमने क्या चेक करना होता है, स्टेप 2 हमने क्या करना होता है, स्टेप 3 हमने क्या करना होता है, स्टेप 4 क्या करना होता है एंड जो फाइनल स्टेप है, जो हम ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, वो हम कब देते हैं। ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले हमने कौन-कौन सी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं, तभी हम ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर सकते हैं। आज हम वो देखते हैं कि सबसे पहले एज़ एन ऑडिटर की क्या होती है? अपॉइंटमेंट होती है। अगर हम एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाएँ, एक सीक्वेंस बनाएँ, तो हमने देखना है क्या ऑडिटर अपॉइंटमेंट। हम सबसे पहले अपना जो डिस्कस करेंगे, अपना जो सिलेबस हम आज से प्रॉपर एक ऑडिट सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, वो ये है हम पहले देखेंगे क्या हम ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, कोई पर्सन के अपॉइंट नहीं हो सकता। जी, एक ऑडिटर अपॉइंट हो गया है। अब लॉ कहता है कि एक्सेप्टेंस रिक्वायरमेंट्स पहले ऑडिटर ने खुद को देखना है कि क्या वो लीगली अलाउ है, क्या वो इस क्लाइंट का ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है कि नहीं अपॉइंट हो सकती। अगर वो अपॉइंट हो गया है, उसने चेक करना है कि क्या मैं इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। पहले है कि क्या वो अपॉइंट हो सकता है? जी, अपॉइंट हो सकता है। क्या आप दूसरा है पे क्या मैं इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करूँ? जी, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया है। आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मसले क्या-क्या आ सकते हैं? हम इस पहले फ़ेज़ के अंदर जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है, चैप्टर 1, चैप्टर 13 डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2। फिर हमारे पास आता है कि मैं अपॉइंट भी हो गया। फिर हम करते हैं कि टर्म्स एग्री करते हैं। आपको पता है कि अगर एक बंदा आपस में एग्रीमेंट हो रहा है कि मुझे असाइनमेंट मिल रही है, मुझे उनके साथ टर्म्स एग्री करने चाहिए कि हाँ जी, मैंने कौन से काम करना है इस असाइनमेंट को परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एंड आपने कौन से काम परफॉर्म करने हैं, आपकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इन टर्म्स इस एग्रीमेंट को, इस असाइनमेंट को कंप्लीट करवाने के लिए, हम आपस में क्या करते हैं, एग्री करते हैं। ये हमारा है चैप्टर 2 का 2.1 एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2, 2.2। ये टर्म्स भी एग्री हो गई। अब मैंने ऑडिट करना है, एक क्लाइंट है लेट्स सपोज़ एमसीबी बैंक, जिसका बिलियंस में एसेट्स हैं, बिलियंस में उसका रेवेन्यू है। अब मैं जाकर वैसे तो नहीं बैठ जाऊँगा, उसकी मैं क्या करूँगा, प्लानिंग करूँगा। अब मैंने प्लान करना है ऑडिट टीम ने, हाँ जी, प्लानिंग मैंने इस कंपनी का जो क्लाइंट मैं आपको करने जा रहा हूँ, इसका मैंने ऑडिट किस-किस तरह परफ़ॉर्म करना है, किस सीक्वेंस में चीज़ें लेकर चलनी है। इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3, जो हम कह देते हैं फर्स्ट हाफ। अब प्लान मैंने किया, अब मैंने क्या करना है, ऑडिट करना है। ऑडिट में मैंने मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स चेक करनी, क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कंपनी ने की हुई है, गलती की हुई है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई करूँगा, जिसमें कहूँगा कि मैं कौन-कौन से एरिया हैं, कौन-कौन से हेड्स हैं, कौन-कौन से एसेट्स हैं, कौन-कौन सी लायबिलिटीज़ हैं, कौन सी इनकम्स, कौन सी एक्सपेंसेस ऐसे हैं जहाँ पर मिसस्टेटमेंट हो सकती है। मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्क असेसमेंट कर रहा हूँ। जी, हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे।
अब रिस्क मैंने असेस कर लिया, रिस्क मैंने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने देख लिया यार इन ये एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब ये रिस्क किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं? अब ये जो हमारी रिस्क असेसमेंट की अप्रोच होती है, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी क्या होती है, वेरी करती है। जैसे कि एक ऐसी कंपनी, अगर लेट्स सपोज़ एक आईटी कंपनी है, आईटी सॉफ्टवेयर है, या एक हम एप्पल की एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो मोबाइल बनाती है। अब आईटी कंपनी के अंदर अगर एप्पल को देखें तो वो ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पर डेली बेसिस पर अपडेट्स आ रही होती हैं। हर महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन के जो कंपैटिटर्स हैं, नए मॉडल्स मार्केट में लेकर आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो उसकी एन इन इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की जो एनआरवी हो सकता है अगले 1-2 महीने में डाउन हो जाए। हमने आईएस-2 के अकॉर्डिंगली क्या करना होता है, इन्वेंट्री को लोअर ऑफ एनआरवी और कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना होता है। तो अगर मैं एक आईटी इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहा हूँ, किसी अगर मैं आईटी मैन्युफैक्चरिंग जो टूल्स का ऐसी कंपनी है, उसका ऑडिट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं कहूँगा जनाब इसकी जो इन्वेंट्री है वो हाइली रिस्क एरिया है। अगर एक सर्विसेज़ वाली लेट्स सपोज़ एक मेरे पास आई है, मैं कहता हूँ मेरे पास एक कंपनी आई है जो क्या करती है, हॉस्पिटल है, सर्विसेज़ देती है। अब वहाँ पर जो रेवेन्यू है वो क्या है, हाइली रिस्क एरिया है। रेवेन्यू हर केस में क्या होता है, हाइली रिस्क एरिया होता है। जहाँ पर कंपनी के एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, पीपीई, अगर कंपनी को खुद एसेट्स बनाती है, वहाँ पर जो एसेट्स की कॉस्ट है, आईएस 23 के थ्रू बोरोइंग कॉस्ट से कैपिटलाइज़ की है कि नहीं की, वो हाइली रिस्क एरिया है। हम इस तरह इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्या करते हैं, एरियाज़ क्या करते हैं, आइडेंटिफ़ाई करते हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा होता है। फिर उन एरियाज़ पे हम क्या करते हैं, डिटेल में टेस्टिंग करते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये होता है एक्चुअल में आपका ऑडिट। ये जो हमारा ये वाला स्टेप है, ये आपका क्या होता है, ऑडिट होता है, जिसमें आप चेक कर रहे होते हैं कि जनाब आप चेक कर रहे होते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्ज़ामिन कर रहे होते हैं। आपका चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे क्या होते हैं, इस फ़ेज़ में कवर होते हैं। हम कहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास इसी में हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करते हैं। कंट्रोल्स क्या आते हैं हम बाद में देखेंगे। वो जो आपका चैप्टर कवर होता है, इसके अंदर चैप्टर 5 एंड 6 भी क्या हो जाता है, आपका कवर हो जाता है। इन ये आपका मेन एरिया है जो आप इसको हम क्या कहते हैं, ऑडिट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आती है, हम क्या करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करते हैं। इस सीक्वेंस में हम चीज़ें लेकर चलेंगे जी, हमारे पास चैप्टर 14 आपका बन जाता है। जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाँ जी, हम ऑडिट रिपोर्ट क्या क्या कब इश्यू करते हैं, रिपोर्ट कितने टाइप की हो सकती है एंड सो ऑन। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं ऑडिटर अपॉइंटमेंट। सबसे पहले अपॉइंटमेंट के अंदर हमारी 2 चीज़ें आ जाती हैं। हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है। एक है लीगल रिक्वायरमेंट्स कि क्या मैं लीगली अलाउ मुझे परमिशन है कि मैं ऑडिटर अपॉइंट हो सकता हूँ। लीगल रिक्वायरमेंट्स। सेकंड क्या है आपकी, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एथिकल रिक्वायरमेंट्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी कंपनीज एक्ट वाली, जो आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ी होंगी, चैप्टर चैप्टर 27 के अंदर। हम यहाँ पर दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम आपका चैप्टर 13 डिस्कस करेंगे, और ये आपका चैप्टर 1 में हम डिस्कस करेंगे, जो अभी हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। हम स्टार्ट करते हैं कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। हमने क्या कहा कि ऑडिटर के साथ पहले हम क्या चेक करेंगे कि ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब एक कंपनी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हुई है, बनी है, तो उसका जो फर्स्ट ऑडिटर है वो किसने अपॉइंट करना है, सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए। कंपनी एक्ट कहती है कि जब एक कंपनी बनती है, फर्स्ट ऑडिटर उसका किसने बनाना है,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाना है विद इन 90 डेज ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। एंड जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा वो फर्स्ट एजीएम पर क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर एक ऑडिटर रिटायर हो रहा है तो सब्सीक्वेंट ऑडिटर भी अपॉइंट करना चाहिए। तो सब्सीक्वेंट ऑडिटर के बारे में कंपनी लॉ हमें बताता है, हर एजीएम पर, फर्स्ट एजीएम पर अगर आपके फर्स्ट ऑडिटर रिटायर हो रहा है तो उसी एजीएम पर क्या करना है, मेंबर्स ने, कंपनी के शेयर होल्डर्स ने क्या करना है, सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करना है। एवरी कंपनी शैल एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन ऑडिटर और ऑडिटर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग कॉन्सेंट ऑफ द ऑडिटर। जी जनाब, अब ऑडिटर अपॉइंट तो कंपनी ने करना है, एवरी कंपनी। कंपनी के अंदर कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। मतलब फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट करना है, जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर है वो शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट करना है, मेंबर्स ने अपॉइंट करना है एजीएम पर। लेकिन उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, मेंबर्स को रिकमेंड करेंगे, जनाब हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इस ऑडिटर को अपॉइंट करें। मेंबर्स अपॉइंट करते हैं कि नहीं करते वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिस ऑडिटर को रिकमेंड करेंगे उस ऑडिटर से पहले कॉन्सेंट भी लेंगे कि जनाब क्या वो ऑडिटर हमारी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता है कि नहीं अपॉइंट होना चाहता। ये पॉइंट हम अभी बाद में देखते हैं, ये वाला एरिया। पहले देखते हैं कैजुअल वैकेंसी। एक तो है कि फर्स्ट ऑडिटर, हर जो ऑडिटर है वो नेक्स्ट एजीएम पर क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। वो तो फिर जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा, शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा। अगर ड्यूरिंग टर्म एजीएम से पहले क्या हो जाती है, कैजुअल वैकेंसी क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। कैजुअल वैकेंसी कितनी कितने रीजन की वजह से राइज हो सकती है, चलिए देखते हैं। एक ये है कि ऑडिटर खुद रिजाइन कर देता है, ठीक है। दूसरा रीजन ये हो जाता है कि ऑडिटर की डेथ हो जाती है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर वो किसी लीगल रीजन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। चौथा रीजन ये है कि कंपनी के शेयर होल्डर खुद उसको रिमूव कर देते हैं। ये चार रीजन हैं कि ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर एक वो क्या हो जाती है, उसकी कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाती है। तो उस केस में आपको दो चीजें देखनी है। अब हम देखते हैं कि अगर जो कैजुअल वैकेंसी है, दो रीजन हो सकते हैं। एक है कि ड्यू टू रिमूवल, दूसरा है कि अदर रीजन। अगर शेयर होल्डर्स ने, कंपनी के मेंबर्स ने खुद ऑडिटर को रिमूव किया है तो उस केस में हमारी रिक्वायरमेंट हो और है अपॉइंट करने की, और जो अदर रीजन की वजह से अगर वो रिमूव हुआ है, कैजुअल वैकेंसी राइज हुई है, तब रिक्वायरमेंट और है। देखते हैं वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। द बोर्ड विल फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस विद इन 30 डेज बट वाइल एनी सच वैकेंसीज। ठीक हो गया। अब क्या करना है, जो आपका करंट ऑडिटर है अगर वो रिजाइन कर जाता है, अगर कोई उसकी किसी भी रीजन की वजह से क्या हो जाती है, कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, अपॉइंट न्यू ऑडिटर। इस बात का क्या मतलब है, द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग ऑडिटर ऑडिटर्स इन इफ एनी मे एक्ट। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि दो फर्म्स मिलकर, दो ऑडिटर्स मिलकर एक कंपनी का ऑडिट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि आपकी जो ईवाई एंड जीटी कराची है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के क्या हैं, ऑडिटर हैं। अब इनमें से अगर ईवाई की कुछ भी रीजन की वजह से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो लॉ कहता है कि जो जीटी है, जो रिमेनिंग ऑडिटर अगर कोई है तो वो क्या करेगा, एज एन ऑडिटर एक्ट करता रहेगा जब तक कोई नया ऑडिटर उसके साथ दूसरा अपॉइंट नहीं हो जाता। इस बात का ये मतलब है। अब यहां पर वो ये कह रहा है कि अगर वेयर द ऑडिटर्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द ईयर
द बोर्ड शेल अपॉइंट द ऑडिटर्स विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। अब हमारे पास मैंने सिर्फ दो यहाँ पर पॉइंट आपको बताए थे कि अगर कैजुअल वैकेंसी राइज हुई है ड्यू टू रिमूवल, यहाँ पर है बोर्ड शेल अपॉइंट न्यू ऑडिटर विद इन 30 days आफ्टर obtaining अप्रूवल फ्रॉम कमीशन। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक होती है फ्रॉम रजिस्ट्रार और यहाँ पर क्या है फ्रॉम कमीशन, तो उसने एससीसीपी हेड ऑफिस से क्या करनी है, परमिशन लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेम्यूनरेशन, कि ऑडिटर जो अपॉइंट होगा उसकी तनख्वाह कितनी होगी, उसकी फीस कितनी होगी। इन शॉर्ट, जो पर्सन ऑडिटर अपॉइंट कर रहा होगा वही क्या कर सकता है, उसकी जो सैलरी है, जो रेम्यूनरेशन है, जो ऑडिट फीस है, वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा। फर्स्ट ऑडिटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, तो फर्स्ट ऑडिटर की जो सैलरी है, जो ऑडिट फीस है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। सबसीक्वेंट ऑडिटर्स कौन अपॉइंट करते हैं, आपके मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, तो एजीएम में आपके मेंबर्स शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, आपके ऑडिटर की फीस डिसाइड करेंगे। कैजुअल वैकेंसी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करते हैं, तो उनकी जो फीस है उन ऑडिटर्स की कौन डिसाइड करेंगे, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक बात है कि कमीशन के पास भी पावर है कि वो किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जिनमें क्या कर सकती है, किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है। द कमीशन में अपॉइंट ए पर्सन टू फिल द वैकेंसी इन द केसेस इफ द कंपनी फेल्स टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर विद इन ए पीरियड ऑफ 90 days ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसका फर्स्ट ऑडिटर विद इन 90 days ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपॉइंट नहीं करते, तो फिर पावर कमीशन के पास चली जाएगी, फिर कमीशन क्या करेगी, उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करेगी। अगर एजीएम पर कंपनी के मेंबर्स सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाते, तो फिर पावर अपॉइंट करने की चली जाएगी कमीशन के पास, कमीशन क्या करेगा, आपका ऑडिटर अपॉइंट करेगा। अगर कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days क्या करते हैं, फिल नहीं कर पाते, तो फिर उस कंपनी की कैजुअल वैकेंसी को फिल करने की पावर्स किसके पास चली जाएंगी, कमीशन के पास चली जाएंगी। अगर कंपनी ने एक ऑडिटर अपॉइंट किया है लेकिन वो ऑडिटर क्या है, अनविलिंग है कि उस कंपनी का ऑडिटर एक्ट करने के लिए, तो उस केस में भी जो न्यू ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किसके पास चली जाएगी, अथॉरिटी कमीशन के पास चली जाएगी। फिर कमीशन क्या करेगी, उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करेगी। अब है कि अब ऑडिटर अपॉइंट करने का प्रोसेस क्या है, भाई किस तरह कंपनी अपना ऑडिटर अपॉइंट करेगी। अगर मेंबर्स ने अपॉइंट करना है, लेट्स सपोज अगर दो से ज्यादा रिकमेंड हो गए हैं, ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कर दिए हैं, तो उस केस में क्या प्रोसेस है। अगर एक मेंबर चाहता है कि मेरी मर्जी का ऑडिटर अपॉइंट हो, तो उस केस में क्या प्रोसेस है, क्या रूल्स हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। लेकिन हम पहले डिस्कस करते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को रिमूव कौन कर सकता है, द ऑडिटर or auditors appointed by the board or the members in an annual general meeting may be removed through a special resolution। ये कंपनी के ऑडिटर को सिर्फ कंपनी के शेयर होल्डर्स मेंबर्स ही रिमूव कर सकते हैं, लेकिन थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो इसको मैं कह देता हूं कि अगर थर्ड फोर्थ लेट्स सपोज टोटल अगर 100 मेंबर्स हैं कंपनी के, अगर 75 कहते हैं कि रिमूव कर दें, तो वो ऑडिटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। पोजीशन क्या होता है, जहां पर जो डिसीजन है वो 3/4 मेजोरिटी से क्या हो रहा है आपका, वो अगर वो आप उसके वोट मिल रहे हैं 75% अगर वोट मिल रहे हैं कि रिमूव कर दें, तो फिर आपका ऑडिटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है। ये हमारी इस वीडियो की लास्ट डिस्कशन है। जब आपने देखा होगा, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा था कि डायरेक्टर्स क्या करते हैं, एजीएम का नोटिस भेजते हैं,
21 days डायरेक्टर्स क्या करते हैं, मेंबर्स को एजीएम का नोटिस भेजते हैं मीटिंग से 21 दिन पहले पहले। जो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के लिए ऑडिटर जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे और मेंबर्स को कि आप इस ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। इस नोटिस के अंदर डायरेक्टर्स क्या करेंगे, जो नोटिस भेजेंगे मेंबर्स को, वो उस नोटिस में ऑडिटर्स का नाम लिखेंगे एंड कॉन्सेंट, जो उन्होंने कॉन्सेंट लिया उनसे कि यहाँ हमने इस बंदे को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, हम आपको रिकमेंड करते हैं, और वो पर्सन भी क्या कर रहा है, वो विलिंग है कि ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता है, हमारी कंपनी का ऑडिट करना चाहता है। A notice shall be required for a resolution at a company's AGM appointing as a auditor। ठीक है ना। अब जिस भी ऑडिटर को बेशक, अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। हमारा आज ऑडिटर है केपीएमजी, अब ये इस एजीएम पर रिटायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एजीएम पर केपीएमजी भी अपॉइंट हो सकता है या कोई और भी अपॉइंट हो सकता है। मतलब जो भी आप अपॉइंट करना चाह रहे हैं, रिकमेंड करना चाह रहे हैं डायरेक्टर, वो उसका नाम क्या करेंगे, नोटिस के अंदर लिखकर भेजेंगे। अगर कोई मेंबर चाहता है कि मेरी मर्जी का ऑडिटर अपॉइंट हो, फिर मैं किसी पर्सन को रिकमेंड करता हूं उसको ऑडिटर अपॉइंट करें कंपनी का, तो उसके लिए लॉ कहता है ए मेंबर शेयर होल्डर हैविंग नॉट लेस देन 10% शेयर होल्डिंग, या तो एक पर्सन अकेला जिसके 10% से ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं, शेयर्स हैं, या वो अपने साथ 3-4 बंदों को मिला लेते हैं, मेंबर्स को मिला लेते हैं, और उन तीनों चारों के मिलाकर अगर 10% से ज्यादा बन रहे हैं या 10% बन रहे हैं, तो उन पर भी ये प्रोविजन अप्लाई होती है। ए मेंबर और मेंबर्स हैविंग नॉट लेस देन शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी will be entitled to propose any auditor for appointment। मतलब अगर किसी मेंबर या 3-4 मेंबर्स के मिलकर 10% शेयर्स होल्डिंग है, वोटिंग राइट्स हैं, वो किसी ऑडिटर को रिकमेंड कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं कंपनी इस ऑडिटर को अपॉइंट करे। लेकिन उन्होंने उस ऑडिटर से पहले कॉन्स्टेंट लेनी है कि क्या जो इस ऑडिटर को वो रिकमेंड करने जा रहे हैं, क्या वो ऑडिटर अपॉइंट होना भी चाहता है कि नहीं होना चाहता। अगर वो लॉ कहता है कि अगर मेंबर किसी ऑडिटर को प्रपोज करना चाहता है, तो उस केस में ए नोटिस इन दिस रिगार्ड विल बी गिवन टू द कंपनी नॉट लेस देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरे पास 10% वोटिंग राइट्स हैं, मैं चाहता हूं कि मैं केपीएमजी को या जीटी को ऑडिटर अपॉइंट करवाना चाहता हूं अपनी कंपनी का, तो मुझे इस सिलसिले में एजीएम की जो डेट है, जो मीटिंग की डेट है, उससे कम से कम 7 दिन पहले नोटिस भिजवाना है कंपनी को, जनाब मैं इस ऑडिटर को अपॉइंट करवाना चाहता हूं, प्रपोज कर रहा हूं, और इससे मैंने कॉन्सेंट भी ले ली है। जैसे ही कंपनी को वो लेटर मिलेगा, तो कंपनी ने दो काम करने हैं। एक ये कि जो उसका एग्जिस्टिंग ऑडिटर, जो रिटायरिंग ऑडिटर है, उसको वो लेटर भेज देगा, एंड साथ ही जो कंपनी की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर वो क्या कर देगा, उस लेटर को अपलोड कर देगा, ताकि जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो कंपनी की वेबसाइट चेक करते हैं तो वो वहां से देख लें। नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारे पास, ये आपका रिटायरिंग ऑडिटर का राइट है कि अगर कोई आप इस साल ऐसा ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं जो आपका रिटायरिंग ऑडिटर नहीं है, मतलब कोई न्यू ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं, पुराने ऑडिटर को आप फारिग करने जा रहे हैं, तो लॉ कहता है वेयर एन ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर इज proposed टू बी अपॉइंटेड। ठीक है, द रिटायरिंग ऑडिटर विल हैव ए राइट टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंपनी at least 2 days before the date of general meeting। Let's suppose इस एजीएम पर जो proposed ऑडिटर है वो है EY, एंड जो हमारा लास्ट ईयर का ऑडिट जिसने किया है वो किया है केपीएमजी ने। अब यहाँ पर रिटायरिंग ऑडिटर कौन है, केपीएमजी है, और जो proposed ऑडिटर है वो है EY। लॉ कहता है कि इस केस में केपीएमजी के पास राइट है कि अगर वो कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई बात कम्युनिकेट करना चाहता है एजीएम पे, तो वो उसके पास राइट है कि वो रिटन फॉर्म में एजीएम से 2 दिन पहले कंपनी के पास पहुंचा दे।
तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है, जो रिटर्न फॉर्म में जो उसने डॉक्यूमेंट दिया है, सच रिप्रेजेंटेशन विल बी रीड आउट एट मीटिंग बिफोर टेकिंग अप द एजेंडा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। क्योंकि कंपनी के एजीएम में मल्टीपल बिजनेसेस को एड्रेस किया जाता है, आपके ऑडिटेड अकाउंट्स अप्रूव होते हैं, आपका डिविडेंड वहां पर क्या होता है, प्रोपोज डिविडेंड अप्रूव होता है, एंड सो ऑन। डायरेक्टर्स की भी अपॉइंटमेंट हो रही होती है। जब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बारी आएगी, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करने से पहले वो जो रिप्रेजेंटेशन रिटायरिंग ऑडिटर ने दी होगी, वो क्या की जाएगी, सबसे पहले पढ़ी जाएगी। और जब ऑडिटर अगर ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन देता है, तो उस केस में ऑडिटर के लिए कंपल्सरी है कि वो खुद या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज्ड पर्सन उस मीटिंग को क्या करे, अटेंड लाजमी करे। ठीक है ना? यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है, ये राइट्स हैं रिटायरिंग ऑडिटर के। तो ये हमारा प्रोसेस है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का। जैसे ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा, एवरी कंपनी शैल विद इन 14 डेज, जैसे ऑडिटर अपॉइंट हो गया, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से 14 दिन के अंदर कंपनी ने रजिस्ट्रार को बताना है कि जनाब हमने इस फर्म को, इस पर्सन का ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। और साथ में उन्होंने उस पर्सन से जो कॉन्सेंट लेटर दिया कि हाँ जी मैं इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता हूँ, ऑडिट ऑडिट करूंगा, जो कॉन्सेंट लेटर है उन्होंने साथ में वो भी क्या करना है, अटैच करके सबमिट करवाना है। ये थी हमारी आज की वीडियो की डिस्कशन। हमारी नेक्स्ट वीडियो है जो हम लेक्चर होगा, उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये आपका जो आपका एग्जामिनर है उसका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, जो वो बार बार पूछता है, सिनेरियो पूछता है इसमें से। और हर अटेम्प्ट में नहीं तो एक अटेम्प्ट छोड़ के लाजमी इसमें से 4-5 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।